Okay, so I will start my lecture. Okay, so today's topic is posture. So हमने मसल्स के बारे में ऑलरेडी हमने कर लिया है. We have already finished the muscles portion in the last lecture, and the last lecture was abdominal and deep back muscles. So, and after this, this is the new chapter, posture. And posture के बाद आपका structure of motor action, kinesiological analysis of movements. ठीक है, sort of first part आपका over हो जाएगा. Now थोड़ा speed में हम चलेंगे. Muscles I kept slow. So, but yeah, whatever queries you have, we would discuss that in the discussion forum. So posture. What do you mean by posture? है ना, posture का महत्व क्या है, इससे आप समझते क्या? Now, any position acquired by a body. आप किसी भी परिस्थिति में अगर आप कोई भी पोजीशन आप एक्वायर करते हो किसी पोजीशन में, वो आपका पोस्चर हो जाता है. ओके, सो वी कैन आल्सो से दैट पोस्चर इज position of one body segment with relation to another body segment. एक शरीर के खंड के एक शरीर के खंड से अगर हम उसका वो करें, कंपैरिजन करें, तो दूसरा शरीर का खंड जो जिस जगह पे है तो वो पोस्चर हो जाए. ओके, एंड पोस्चर कैन बी स्टैटिक एज वेल एज डायनामिक. Okay, static means body segments are aligned in a certain way and you are static in position. आप जो आपके शरीर के जो खंड हैं एक तरह अलाइन हुए पड़े होते हैं, तो उसमें आप स्टैटिक रहते हैं. जैसे आपका इसका मूवमेंट नहीं होता, जैसे आप बैठे हैं, जैसे मैं बैठ के मैं लेक्चर दे रहा हूँ, है ना, देन आप खड़े हुए हैं, यू आर स्टैंडिंग इरेक्ट. ओके, सो आप लेटे हुए हैं, स्टैटिक पोस्चर हो गया. देन dynamic, position acquired by the body when its segment or body itself is moving. For example, अब यहाँ पे dynamic, when I am talking about dynamic posture means जब आपका शरीर या शरीर का खंड गति में होता है या संचलन में होता है. ठीक है, when you are moving, when your body or body parts are moving. यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा. Now, when I am talking about dynamic posture, I am talking about your sport specific movements also. सपोज आप थ्रो कर रहे हैं, आप डिस्कस थ्रो कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ डायनामिक पोस्चर. यू आर रनिंग, डायनामिक पोस्चर, है ना. सो वंस अगेन, पोजीशन एक्वायर्ड बाय बॉडी व्हेन इट्स सेगमेंट और बॉडी इटसेल्फ इज मूविंग. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पोस्चर, हमें वर्टिकल कॉलम की बात करना बहुत जरूरी है. वी नीड टू टॉक अबाउट द वर्टिकल कॉलम बिकॉज हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था एब्डोमिनल मसल्स एंड द ट्रंक एक्सटेंसर्स, देन द सुपरफिशियल बैक मसल्स, द सुपरफिशियल एंटीरियर मसल्स. ये कैसे आपके ट्रंक को स्थिर रखने में और कैसे आपके पोस्चर में, इसमें पेल्विस का भी रोल आ जाता है. once again let me disable this. Chat is coming. Once again, let me disable the chat, some message. Any position acquired by a body, it can be static as well as dynamic. Static means कि आप स्थिर हैं, जैसे आप चल रहे हैं, सॉरी, जब आप बैठे हैं, जब आप खड़े हैं. Dynamic means when your body or body segments are moving, जैसे आप running कर रहे हैं, जैसे आप throw कर रहे हैं. So that is dynamic posture. So when I am talking about dynamic posture, I will be talking about the sport specific movements also. Okay, so and if I'm talking about posture, तो vertebral column का जिक्र होना बहुत जरूरी है. It is very important to discuss the vertebral column as well as the pelvis. ये सारा region ही आपका जो and इसमें जो muscles जो कार्य कर रहे हैं, anterior region में abdominal muscles हो गए. Okay, then the posterior region जो है आपका posterior back, deep back muscles, superficial back muscles, ये आपके ट्रंक कैसे स्थिरता, स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, फाउंडेशन देते हैं दूसरे मूवमेंट के लिए. ओके, सो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम,
So there are four curves, as you can see in this figure. There are four curves. There are four curves. First one is cervical. The second one is thoracic. The third one is lumbar, and the fourth one is sacral. सो बट ये इसमें कुछ प्राइमरी है, कुछ सेकेंडरी है. प्राइमरी का मतलब जो प्राकृतिक जो रूप से आपके शरीर में पाए जाते हैं जब बच्चा पैदा होता है, whenever a baby is born. So उसमें जो प्राइमरी कर्व्स होते हैं, ठीक है, दो प्राइमरी कर्व्स होते हैं एक्चुअली उसमें, ठीक है. एक सैक्रल हो गया, एक थोरेसिक हो गया. ये जो सैक्रल हो गया एज वेल एज थोरेसिक. जब बेबी बॉर्न होता है, देखिए न्यू बॉर्न बेबी टोटल सी शेप अगर देखेंगे. Now you can describe the curvature. जैसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि अगर सपोज अगर मैं सर्वाइकल का थोरेसिक कर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इट डिपेंड्स कि विच फ्रॉम विच पोजीशन यू आर लुकिंग. If you're looking from the posterior side, so it will be convex posteriorly, but anterior side में concave anteriorly. ठीक है, anterior रूप में वो concave है, posterior रूप में वो convex है. So two primary curves are there when a baby is born, the thoracic as well as the sacral curve. So जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, okay, तो वो सिर उठा के देखना शुरू करता है ना, देखता है ना, सिर उठा के देखता है. Then the secondary curve, the first secondary curve develops. ये देखो, cervical curvature is developed. Then थोड़े और टाइम के बाद, after some time, when a baby starts sitting, when a baby starts walking, जैसे ही walking करना start होता है, then the secondary curve, lumbar curvature, that is developed. So ये एक 1 marks multiple choice question आ सकता है कि how many curves are there in the spine. रीढ़ की हड्डी में 4 प्राकृतिक कर्व होते हैं, वक्र होते हैं. इसमें से प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, यू हैव टू आइडेंटिफाई. इसका भी क्वेश्चन बन सकता है. सपोज 3 कर्व दे दिए, ठीक है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी क्या है. सपोज इफ यू आर गिवन thoracic, cervical, lumbar. Okay, so thoracic will be your primary curve. Okay, and one more thing, जैसे मैंने thoracic की बात की थी, it was convex posteriorly and concave anteriorly. If I talk about the lumbar is convex anteriorly, means आगे की तरफ convex बनता है, posteriorly it is concave. Okay, so now what is the benefit of this? ये सीधा क्यों नहीं, ठीक है, ये एस शेप ऐसा कुछ बन गया. नाउ दीज कर्व्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. ये स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं. एंड इफ यू रिमेंबर, ये रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल काफी हड्डियों से बनी होती. इफ आई से 7 सर्वाइकल, ओके, 7 सर्वाइकल हो गए, 12 थोरेसिक हो गया, देन 5 लंबर हो गया, ठीक है. इसी प्रकार देन योर सैक्रम एंड कॉकेक्स. सो ये अकेले एक हड्डी से नहीं बना होता है. एंड यू कैन सी, जब मैंने ये दिखाया था, ये बेसिकली इट इज अ मल्टी जॉइंट स्ट्रक्चर. ये मल्टी जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाता है विद सपोर्ट ऑफ डिस्क्स, इंटरवर्टिब्रल डिस्क. फाइब्रोकार्टिलेज के बारे में भी मैंने जिक्र किया था. आई टॉक्ड अबाउट दैट फाइब्रोकार्टिलेज आल्सो. सो दिस structure basically provides support to your back, support to your trunk, है ना. तो ये जैसे हमने डिस्क की बात की थी, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये प्रेशर सहते हैं, ओके, शॉक अब्सॉर्ब करते हैं. एंड स्पेशली व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी डायनामिक मूवमेंट, अगर सर चल रहे हो, फिर रहे हो, सो स्पेशली एब्डोमिनल एंड बैक मसल्स. और ये जो रीढ़ की हड्डी है, नेचुरल शेप है, तो ये स्थिरता प्रदान करेगा, स्टेबिलिटी प्रदान करेगा. स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी, ये दोनों चीजें, है ना. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन, जैसे मैंने बताया, ये प्रेशर सहने में हेल्प करेगा. व्हाई, हाउ इट डिस्ट्रीब्यूट्स द वर्टिकल प्रेशर ऑन द स्पाइन एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस. ये दबाव को ये बिखरा देता है एक तरह से, ठीक है, और ये आपके भार को संतुलित करने में सहायता प्रदान करता है. सो
अगर ये सीधा होता देन इट वुड कोलैप्स अंडर द प्रेशर ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, है ना। तो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक रहता है। सो या नाउ we have already discussed about the abdominal muscles, the back extensors, trunk extensors भी कहते हैं इसे, the neck flexors इसमें included नहीं है, ठीक है। then the hip extensors, है ना। so these muscles basically help in maintaining the posture, डायनामिक एज वेल एज स्टैटिक, स्टैटिक और डायनामिक पोस्चर हेल्प कर मेंटेन करने में सहायता प्रदान करते हैं। ओके एंड इसे एंटी ग्रेविटी मसल भी कहा जाता है एक्चुअली, कई मसल्स जो है ना एंटी ग्रेविटी मसल्स भी कहा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ये कार्य करते हैं आपके शरीर को स्थिरता प्रदान करने। सो इफ यू रिमेम्बर माय लास्ट लेक्चर, मैंने कहा था लाइक when I'm talking about anterior, posterior, lateral, medial. So it's आपका जो शरीर है, it's like a weighing balance, 3D weighing balance. आगे पीछे बैलेंस क्रिएट करना है, तो आगे पीछे के जो मसल्स हैं वो इसमें सहायता प्रदान करते हैं। लेटरल है, ठीक है, लेटरल जो मसल्स हैं, जो ये जो लेटरल बैंडिंग हो गया, ठीक है, टिल्ट हो गया, उसमें सहायता प्रदान करते हैं, उसमें भी स्थिरता प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक अ 3D weighing balance. So we have already discussed these muscles, hamstring, gluteus medius, gluteus maximus, ये सारे हिप एक्सटेंसर्स में आ जाते हैं, बैक एक्सटेंसर्स, रेक्टस femoris, tensor fasciae latae, के हिप फ्लेक्सस, psoas major, iliacus, है ना। तो ये हमने ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। So and we have already discussed one terminology known as force couple. Force couple means like ये जैसे गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, ओके, तो ये गाड़ी का स्टीयरिंग में क्या होता है, जैसे इफ यू हैव टू टर्न लेफ्ट, राइट साइड क्या करेगा, राइट साइड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। सो कंबाइंड इफेक्ट क्या है, इसने ऊपर को लगाया, इसने नीचे को लगाया, लेफ्ट साइड को गाड़ी टर्न होगी, है ना। इसी तरह हमारे शरीर में भी फोर्स कपल्स होते हैं, है ना। सो ये दोनों विपरीत दिशा में पैरेलल फोर्सेस होते हैं, दीज आर पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड रिजल्टिंग इन रोटेशन इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो जैसे हिप फ्लेक्सर्स हो गए, बैक एक्सटेंसर्स हो गए, ये आपके पेल्विस को कैसे टिल्ट करते हैं एंटीरियरली, है ना। ये आपके टिल्ट स्पेशली ड्यूरिंग जो आपके, बिकॉज पेल्विस इज आल्सो लिंक्ड, pelvic motion is also linked with your hip joint motion, है ना। तो उसके साथ, उसके संदर्भ में कैसे ये मिलके काम करते हैं। इसी प्रकार your trunk flexors जो abdominals हैं, then your hip extensors, ये आपके कैसे pelvis को टिल्ट करते हैं पोस्टीरियरली। सो मैंने एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, इफ यू कुड सी, देखिए ये जो सारी स्थिति है, ये जो मसल्स हैं, ये आपको स्थिरता प्रदान करने में सहायता प्रदान करते हैं। ओके, तो ये जैसे हमने देख लिया पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट कैसे होता है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कैसे होता है। सो व्हेन वी डू एनालिसिस, व्हेन वी डू किनेसियोलॉजिकल एनालिसिस, वी विल डू, जब आपको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट भी दिया जाएगा, देन वी विल डिस्कस कि पेल्विक टिल्ट हाउ इट इज रेलेवेंट टू योर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट एंड ओके, बैलेंस की तो हम बात करेंगे। ओके Okay, now this is a figure depicting postural sway. Postural sway means like एक तरह से anterior posterior movement of your body, आगे पीछे। उस परिस्थिति में आपका जो शरीर है कैसे बैलेंस क्रिएट करता है। नाउ ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप खुद करके देख सकते हैं। यू कैन डू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट अपॉन योरसेल्फ। ओके, यू स्टैंड इरेक्ट एंड ट्राई टू लीन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। Now, try to lean in the forward direction. अब जैसे ही forward direction में जाएंगे, as depicted in this figure, your body will tend to fall in the forward direction. But है ना, forward direction में because of the gravitational pull, है ना, because of the displacement of your center of gravity, ये आपका शरीर आगे की तरफ गिरने लगा। तो इसको तो रोकना है। तो ये जो एंकल्स पे जो मसल्स हैं, एंकल प्लांटर फ्लेक्सस, स्पेशली योर गैस्ट्रोनेमियस, सोलियस, है ना, ये सहायता प्रदान करेंगे इसको आगे रोकने से। सिमिलरली अगर आप खड़े हो जाइए, अगर खड़े होकर पीछे की तरफ गिरने की कोशिश करेंगे, ओके, देन अगेन ग्रेविटी विल ट्राई टू
take your body backwards, okay, because CG has been displaced, center of gravity has been displaced, तब आगे के मसल्स जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे, एंकल डॉर्सीफ्लेक्सस, टिबियालिस एंटीरियर, ठीक है, फॉर एग्जांपल टिबियालिस एंटीरियर हो गया, सो ये एक्टिवेट हो जाएगा, आपके शरीर को आगे की तरफ खींचाएगा, ठीक है। So what is the definition of good posture? Now this is a 2 marks question. क्या है definition posture? So it is a state of muscular and skeletal balance which protects the supporting structures of the body against injury and deformities, irrespective of the attitude in which these structures are working or resting. तो ये क्या मतलब है, एक एक वह मुद्रा है जिसमें मांसपेशियां और कंकाल जो है आपकी संतुलन की स्थिति में रहती, ठीक है, और संतुलन की स्थिति में रहते हुए जो शरीर में जो भी आपके ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसमें एफिशिएंट फंक्शनिंग में जो सहायता प्रदान करता है और उसको रक्षा भी प्रदान करता है, ठीक है। सो अंडर दीज कंडीशंस, इसी कंडीशन में जब हम व्हेन आई एम डिफाइनिंग गुड पोस्चर, उस परिस्थिति में आपके जो मसल्स हैं, ठीक है, लीस्ट स्ट्रेस में रहेंगे, कम उस पर दबाव रहेगा, और उसी परिस्थिति में जो अच्छा पोस्चर है आपको मैक्सिमम सपोर्ट देगा, मैक्सिमम सपोर्ट, और सबसे कम ऊर्जा का उपयोग करोगे, मींस you will use less energy to maintain that sort of position, okay. So once again, a good posture is a posture in which body segments are balanced in the position of least strain and maximum support, ठीक है। एक अच्छी मुद्रा या वह स्थिति है जिसमें शरीर के सभी खंड कम दबाव की स्थिति में रहते हैं और अधिकतम समर्थन देने की स्थिति में रहते हैं। I will there are some spelling mistake in Hindi, I will try to correct that also. So कहने की यह बात है कि कम दबाव, अधिकतम समर्थन और कम ऊर्जा का प्रयोग, ठीक है, मिनिमम स्ट्रेन, मैक्सिमम सपोर्ट एंड ऑप्टिमल यूज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी वाइज योर इकोनॉमिकल. So these are certain things which I will be discussing. Okay, sports में ये बहुत जरूरी हो जाता है because most of the time you are avoiding fatigue, you are trying to maintain a dynamic balance, trying to maintain an optimum dynamic posture, ठीक है. So अगर आप unnecessary काम कर रहे हैं, unnecessary you are doing some movement, then naturally that will affect योर आउटकम कैसे, बिकॉज जैसे हमने इसमें एक वाक्य मैंने यूज किया था, मिनिमम एनर्जी एक्सपेंडिचर और ऑप्टिमल एनर्जी एक्सपेंडिचर. अगर आपने कोई अनवांटेड मूवमेंट किया, इफ यू आर डूइंग एनी अनवांटेड मूवमेंट, अगर कोई और मूवमेंट कर रहे हो डायनामिक पोस्चर को मेंटेन करते वक्त, दैट मींस यू आर एक्सपेंडिंग योर एनर्जी इन दैट अननेसेसरी मूवमेंट्स. एनर्जी तो लगता है ना मूवमेंट के लिए, एनर्जी लगता है, दैट मींस यू आर एक्चुअली इनवाइटिंग अर्ली फैटीग, है ना. दिक्कत यहीं पे आ रही है ना. इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट नहीं रहेगा, प्रॉपर मैकेनिक्स आपने फॉलो नहीं किया, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट अच्छा नहीं रहा, देन फैटीग आ गया, देन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म. एंड अनवांटेड मूवमेंट दैट कैन आल्सो लीड टू इंजरी. ओके, तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है. ये जो डेफिनेशन है, दिस में कम एज 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन रिटन एग्जाम. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय गुड पोस्चर? So I have given you 2 specific definitions जो आपको इजी लगे, जो आपको याद करने में इजी लगे. सबसे सिंपल है, इसमें 3 पॉइंट्स आपने याद करना है कि मिनिमम स्ट्रेन शरीर के ऊपर, द बॉडी सेगमेंट्स हैव मिनिमम स्ट्रेन, दे आर प्रॉपरली अलाइंड इन द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम सपोर्ट देते हुए विथ मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. ये 3 पॉइंट्स हैं, एनर्जी का हो गया, सपोर्ट का हो गया, मिनिमम स्ट्रेन का हो गया. इस तीनों शब्द के बीच में, इन थ्री वर्ड्स के बीच में आप अपनी परिभाषा खुद ही बना सकते हैं अगर ये तीनों चीजें याद है. दीज आर बेसिक थिंग्स. ओके, सो जैसे मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की, नाउ थिंग इज इसे भी डिस्कस करना पड़ेगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगेन
स्पोर्ट्स में खेल ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट का ही खेल है सब कुछ. हाउ यू मैनेज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हाउ यू मैनेज योर बेस ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग डायनामिक पोस्चर और स्टैटिक पोस्चर. ओके, ये अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, if you're not able to maintain this, if you're not able to optimize your center of gravity in a better way or base of support in a better way, it will affect your performance. So what is the center of gravity? It's an imaginary point around which your whole body weight is assumed to be concentrated. Assumed to be concentrated. ये एक काल्पनिक बिंदु है जिसके इर्द गिर्द आपके शरीर का जो भार है केंद्रित पाया जाता है. So suppose suppose this is a rectangle. Okay, बीच में, and I want to discuss the center of gravity in the context of a rectangle. So in a rectangle it will be nearly in the middle of this segment. ये यहाँ पे middle पे पाया जाएगा. तो ये काल्पनिक बिंदु होगी जिसके इर्द गिर्द आपके सारे शरीर का जो भार है केंद्रित पाया जाता है. And center of gravity is especially if I talk about biomechanics, all the calculation, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, स्पेशली ग्रेविटेशनल टॉर्क की बात करते हैं, शरीर के खंड की बात करते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ठीक है, उसको जब निकालते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज रहता है. ठीक, सो इसकी एक और भी परिभाषा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट अराउंड विच द ग्रेविटेशनल टॉर्क्स, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स, ग्रेविटेशनल टॉर्क भी छोड़ो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग अराउंड द बॉडी. टॉर्क यानी घुमावदायी प्रभाव, शक्ति का घुमावदायी प्रभाव जो है जीरो रहेगा. ठीक है, दैट मीन्स बैलेंस है ना. राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, आगे से, पीछे से अगर शक्ति लग रही है लेकिन कोई घुमाव नहीं हो रहा है, यानी वो बैलेंस करके रखा है. ठीक है, तो दैट इज अनदर डेफिनेशन. दिस इज सिंपलर. ओके, दैट इज इन, जो दूसरा डेफिनेशन है दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स. ओके, सो ये दोनों आपको याद रखनी पड़ेंगी बिकॉज अगेन वन मोर क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यू मे बी गिवन डेफिनेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोमैकेनिक्स, यू मे बी गिवन अ सिंपल डेफिनेशन आल्सो, आपको सामान्य परिभाषा भी दी जाएगी. ठीक है, तो उस हिसाब से आपको ये चीजें याद रखनी. देन द सेकंड थिंग आई वांट टू डिस्कस इज द बेस ऑफ सपोर्ट. Base of support, that means the area beneath an object. Suppose ये जो rectangle है, या ये इसको मैं क्यूब बना देता हूँ ना, इसको अगर मैंने क्यूब बना दिया, पूरा क्यूब नहीं बना पाऊंगा. Okay, so base of support means the area under or beneath that object. Okay, so and this cube has been kept on certain surface, एक surface पे रख दिया, तो जो एरिया उस सरफेस के संपर्क में है, सरफेस के संपर्क में क्या हो गया, इफ यू लिटरली ड्रॉ इट विल बी अ रेक्टेंगल, है ना, दैट एरिया विल बी ऑफ अ रेक्टेंगल. तो उस सरफेस के संपर्क में है, सो जो एरिया सरफेस के संपर्क में है वो आपका बेस ऑफ सपोर्ट. इसे हम दूसरे तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. सपोज यू आर स्टैंडिंग, सो आप जब खड़े हो, दोनों पैर आपके जमीन पे, सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन दैट in one particular way that the area enclosed by the outermost edges of your body segment which is in contact with the surface, that refers to the base of support. यानी कि जैसे आप खड़े हो, ठीक है, आप जैसे दो पैर हैं आपके जैसे खड़े, ठीक है, सपोज मैं इधर बना के भी दिखा देता हूँ. अगेन पार्डन माय ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है. Okay, so when I say about the outermost edges, okay, so area enclosed by the outermost edges, ये देखिए outermost edges of the body segment in contact with the ground or supporting surface. So outermost surface, ये देखिए, ये मैं इसको काल्पनिक रूप से एक बाउंड्री बना रहा हूं. Now this becomes your base of support. So to maintain a proper posture, to maintain a balance, your center of gravity should be as close as possible to the center of the base of support. Or base of support, your base of support should be wide enough to maintain balance. ये जब हम इक्विलिब्रियम करेंगे,
we'll be doing in again the next topic, that is biomechanics. Okay, but these are the things. ये मैंने इसलिए बताया because I will be discussing certain things in posture itself and I will be using these terminologies. तो आपको ये चीजें clear होनी चाहिए, center of gravity as well as base of support. So if you look at human posture, this is हम posture की बात कर रहे हैं. I will be describing human posture. I will be describing a static human posture when a person is standing. So जब आप खड़े रहते हैं, usually the ideal posture is used or defined by using a plumb line. Plumb line क्या होता है कि जैसे आपने छत से कोई धागे के साथ वेट है ना जो नीचे बांधती है, वो सीधी रेखा में ही आएगा. तो वो जो प्लम्ब लाइन है, इट शुड मूव थ्रू द ईयरलोब. देखिए अगर आप सीधा खड़े हैं, परफेक्ट, दिस इज एन आइडियल पोस्चर. ठीक है, द प्लम्ब लाइन पासिंग थ्रू द ईयरलोब, द एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ योर शोल्डर जॉइंट. एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, जो शोल्डर जॉइंट में हमने बताया था ना, स्केपुला, क्लेविकल. ठीक है, देन पासिंग थ्रू द लंबर बॉडीज, through the hip joint, slightly posterior of the hip joint and slightly anterior of the knee joint, posterior to patella and slightly anterior to the ankle joint. ठीक है, ये इसी डायग्राम का, इसमें एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसी का जो है दूसरा पार्ट जो है, इसको सिंपल रूप में समझाया गया है. इसमें क्या है, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दिस इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड these dots, these red dots are your joint centers. So you can see here also I would like to introduce one more terminology, that is line of gravity. गुरुत्वाकर्षण की रेखा. गुरुत्वाकर्षण की रेखा क्या होती है? लंबवत रेखा होती है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जमीन की तरफ जाती है. Lambovat means 90 degrees. It's a vertical line passing through the center of gravity towards the ground. Vertical line. Okay, so yeah, this is line of gravity. So if you look at this structure, if you look at this diagram, you will see that the line of gravity, सारा खेल जैसे मैंने बताया कि center of gravity का ही है. Everything pertains to center of gravity, how you manipulate your center of gravity. So this is an ideal condition. After so much research and collecting so much data, scientists have agreed that the line of gravity, okay, joint wise, line of gravity passes slightly anterior. ये थोड़ा ankle joint के आगे रहेगा, slightly center of the knee joint के आगे रहेगा, posterior to your hip joint, posterior to your hip joint. अभी मैं तीन ही मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए. सो नाउ जैसे मैंने बताया लाइन ऑफ ग्रेविटी का ही सारा खेल है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे आप मैनिपुलेट करते हो. नाउ दिस इज एन आइडियल कंडीशन. नाउ व्हाट विल हैपन. सो ये लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर आगे रहती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से या जॉइंट सेंटर से जितना दूर रहता है, सपोज ये सेंटर जॉइंट सेंटर के आगे की तरफ है, दैट मीन्स कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे ये डॉर्सीफ्लेक्स कराने का कोशिश करेगा, डॉर्सीफ्लेक्स कराने का कोशिश करेगा, है ना. तो जो आपके पीछे के मसल्स है, पोस्टीरियर मसल्स, द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस. ओके, नाउ अब ये लाइन ऑफ ग्रेविटी ये आगे की तरफ है, नी जॉइंट के स्लाइटली, इट इज स्लाइटली इन फ्रंट ऑफ नी जॉइंट. सो दैट मीन्स इट विल ट्राई टू एक्सटेंड, है ना, एक्सटेंड कराने की कोशिश करेगा. तो ये जो आपका पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है इंक्लूडिंग द जॉइंट कैप्सूल, इट विल रेजिस्ट दैट. ठीक है. नाउ हिप जॉइंट, ये देखिए जो हिप जॉइंट है, लाइन ऑफ ग्रेविटी इसके पीछे जा रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन अगेन, अब यहां पे ये पीछे की तरफ जा रहा है. तो ये एक तरह से नेचुरल एक्सटेंसर है बॉडी. मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं. ठीक, तो आगे के जो मसल्स हैं जो आपको हिप को फ्लेक्स करेंगे, the muscles located on the anterior side will help in flexing, so that support is. तो मैं एक सिनारियो बता रहा हूं. So suppose if this line of gravity shifts further in this direction, accordingly different muscles will be activated. If this line of gravity is slightly here, ठीक है, different muscles will be activated.
अगर ये एंकल जॉइंट से मैं लाइन ऑफ ग्रेविटी को मैं इस साइड कर दूंगा, तो जस्ट एक मसल का एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपका जो ग्रेविटी है आपको क्या करेगा, इट इज ट्राई टू प्लांटर फ्लेक्स एट द एंकल जॉइंट, सो नेचुरली आगे के मसल्स उसको रोकेंगे। ओके, सो सारा जैसे मैंने बताया, सारा खेल ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे आप मैनिपुलेट कर रहे हो। जितना आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अच्छे से मैनिपुलेट कर पाओगे, जितने आपके बॉडी, जैसे आपके बॉडी सेगमेंट्स, इफ ऑल द बॉडी सेगमेंट्स आर अलाइंड प्रॉपरली, जब मैं प्रॉपरली अलाइंड की बात कर रहा हूं, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपरली अलाइंड, प्रॉपर अलाइनमेंट, दैट मींस क्लोजर टू द लाइन ऑफ ग्रेविटी, देन यू हैव मिनिमम स्ट्रेस, मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जैसे ही आपका पोस्चर थोड़ा आप खराब करते हो, जैसे आजकल की परिस्थिति में होगा, आजकल तो सारे स्मार्टफोन यूज करते हैं, सो नेचुरली ये हम आगे करेंगे, अगले सेक्शन में भी आएगा, यहाँ पे आपका पोस्चर खराब हो जाएगा। देन अगेन यू हैव टू अगेन एक्सपेंड एनर्जी, बिकॉज लाइन ऑफ ग्रेविटी के परे चला गया, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल टॉर्क हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, अभी जस्ट मैं सिर्फ वर्ड बोल रहा हूँ, घबराइए मत, ये अगले जो हम बायोमैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे इसमें पूरी परिभाषा बताई जाएगी। बट मेन बात जो कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ ग्रेविटी, जो आपके शरीर का जो खंड है, जो लाइन ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के करीब रहेंगे तो आप ज्यादा बैलेंस रहेंगे, दूर जाएंगे आपको अधिकतम ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा। इफ line of gravity goes away from your joint centers, then you have to work harder to maintain that particular portion. Harder means you have to expend more energy, unnecessary energy आपको expend करना, तो उससे हमें बचना। ठीक है, नाउ ये लेटरल व्यू था, देन दिस इज द frontal view or the anterior view, means heads, how your head is extended at level, shoulders are level, hips are level. Then this is the posterior view, again how the head is extended, level, shoulder level, hips are level. तो hip से मेरे को याद आया, I will just show you, I don't know whether it is will be visible. Okay. Okay. Yes, sir. You are audible. Okay. Okay. So now when I talked about, मैंने वर्टिकल कॉलम की बात बताई ना आपको कि कैसे ये एस शेप है, ठीक है। नाउ मैंने पेल्विस की बात भी बताई थी आपका पोस्चर मेंटेन करने के लिए, हाउ इट शुड बी इन द न्यूट्रल पोजीशन। सो व्हेन आई टॉक अबाउट पेल्विस, है ना, अब ये देखिए, इसमें मैंने कुछ जो लैंडमार्क्स आपको क्लास में बताए थे पेल्विस कराते टाइम ना, देखिए, एंटीरियर ASIS, एंटीरियर सुपीरियर इलेक्ट स्पाइन, ठीक है, और ये सो व्हेन यू आर लुकिंग इन द फ्रंटल डायरेक्शन, ये देखो, ये जो है ना, ये आपका ट्रांसवर्स प्लेन में लेवल होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे हो गया तो पेल्विक टिल्ट हो रहा है। ओके, देन इफ यू लुक फ्रॉम द सैजिटल प्लेन में अगर व्यू देखेंगे तो दिस इज द ASIS, दिस इज द PSIS, ठीक है। ये भी एक ही लेवल में होने चाहिए ट्रांसवर्स प्लेन में। ये आगे पीछे, अगर आगे पीछे हो गया एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, पोस्टीरियर हो गया पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, वो भी पोस्टर के लिए, है ना। और एक और इसमें खास बात है, जैसे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन अगर खींचोगे, it should be these two, the ASIS, anterior superior iliac spine, and this should fall in one line, ये एक प्लेन में, जो आपका फ्रंटल प्लेन हो गया, ठीक है, उसमें उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। सो यहाँ पे अगर आपका इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होता है, सपोज ड्यू टू सम मसल वीकनेस और मसल टाइटनेस, नॉर्मली इफ यू आर सिटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देयर आर चांसेस दैट आपके हिप फ्लेक्सर्स टाइट हो जाएंगे, ग्लूट्स जो है अंडर एक्टिव हो जाएंगे, है ना। सो व्हाट विल हैपन कि एंटीरियर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अब एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा, नाउ बॉडी विल ट्राई टू कॉम्पनसेट, द कॉम्पनसेशन विल कम एट द वर्टिब्रल कॉलम, आपका लंबर कर्वेचर जो हाइपर एक्सटेंशन में जाने का संभावना है, जा सकता है, ठीक है। सो इन दिस वे स्मॉल थिंग्स, बिकॉज अब हमारी जो बॉडी है चेन की तरह, चेन का एक हिस्सा भी इधर उधर हो गया, इट्स लाइक अ बॉडी इज लाइक अ चेन, है ना, सेगमेंट्स आर कनेक्ट, आप चेन के हिस्से इंडिविजुअल सेगमेंट्स को, चेन का इंडिविजुअल
सेगमेंट मान सकते हैं, ठीक है। इफ वन component of chain is affected, it affects the other component because body will try to compensate all the way. हमेशा body जो है compensate करने की कोशिश करेगा. So now what are the characteristics of good posture? अभी हमने पढ़ लिया good posture है, ठीक है, लेकिन उसकी परिभाषा भी कर ली. तो इसकी खासियत क्या है? खासियत यह है if you are able to maintain a good posture, that means you have the ability to maintain the body in good and erect position with minimum expenditure of energy. आप शरीर को सीधा बनाए रखने और ऊर्जा की कम से कम खर्च करने की जो क्षमता है, ये एक अच्छे पोस्चर की या अच्छी मुद्रा की विशेषता है, ठीक है, विशेषता. तभी मैंने बार-बार स्ट्रेस किया है minimum expenditure of energy. Similarly, एक और खासियत, ability to maintain the body in upright position with your line of gravity closer to the center of base of support. ये भी एक खासियत है, इसीलिए मैंने वो परिभाषा आपको पहले बताई थी, लाइन ऑफ ग्रेविटी की, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की और सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट. यानी हिंदी में शरीर की सीधी स्थिति में जो संतुलन तथा गुरुत्वाकर्षण की रेखा को समर्थन के आधार मींस बेस ऑफ सपोर्ट. समर्थन का आधार का मतलब है बेस ऑफ सपोर्ट. सो समर्थन के आधार के मध्य के करीब अगर आपकी गुरुत्वाकर्षण की रेखा जो है अगर करीब रहती है, देन दैट मींस वो भी एक अच्छे पोस्चर की खासियत है. In short, the weight bearing segment should be in proper alignment with the minimum stress or strain. ये हमने already discuss कर दिया है, ठीक है. Good alignment minimizes the rotatory effect of gravitational force. जो गुरुत्वाकर्षण का जो घुमावदायी प्रभाव है, अगर आपकी शरीर के खंड proper alignment में है, so उसका जो घुमावदायी प्रभाव है, ये उसको कम कर देते हैं. नाउ इसे हम और भी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं. जस्ट लाइक सपोज कि ये 4-5 ब्लॉक्स हैं ना, मैं एक के ऊपर एक लगा देता हूं. नाउ द डायग्राम इज ओके. नाउ दिस इज वन डायग्राम, वन सिनेरियो. ये एक परिस्थिति है, ठीक है. ये लाइन ऑफ ग्रेविटी समथिंग लाइक दिस इट विल गो. ओके, अगेन पार्डन माय डायग्राम. नाउ दिस इज अनदर, ठीक है. आपने 4-5 बॉक्सेस हैं. चलो इधर मैं 3 ही बनाता हूं जैसे आपको समझाने के लिए. सो आपको क्या लगता है कौन सी परिस्थिति में इन विच दिस इज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग सरफेस, जहां पे ये सरफेस में रखा गया, ठीक है. ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड. सो देखो यहां पे देयर आर 3 बॉक्सेस placed upon each other, एक के ऊपर सीधी रेखा में stacked together, है ना. In this again 4 boxes are stacked together but they are off center. अब जैसे एक बॉक्स ऐसे कर दिया मैंने, लगा दिया, दूसरा मैंने ऐसे लगा दिया, तीसरा मैंने ऐसे लगा दिया. ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है. Now which will be more balanced? This one. This will be having less balance, है ना. ये आपका जो ये शरीर के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है. आप जैसे आपका पोस्चर आप खराब कर, मतलब अगर आप ज्यादा देर बैठे हो, अगर आप चल फिर नहीं रहे हो, अगर आप मसल्स का यूज नहीं कर रहे, इफ यू आर नॉट यूजिंग योर मसल ऑप्टिमली, देन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में कम, देन यू एक्सपेंड मोर एनर्जी. सो ये तो था कैरेक्टरिस्टिक्स. अब है खास अच्छी मुद्रा की वजह से फायदा क्या मिलता है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ गुड पोस्चर. सो जैसे मैंने बताया, अगर आपका अच्छा पोस्चर है, इफ यू हैव गुड पोस्चर, दैट मींस ऑल योर सेगमेंट्स, ऑल योर बॉडी सेगमेंट्स आर अलाइंड इन अ प्रॉपर वे. जैसे जस्ट रिमेंबर, जब मैं अलाइनमेंट की बात करता हूं ना, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट, जस्ट रिमेंबर दैट लास्ट एग्जांपल, जो डब्बों का एग्जांपल दिया था ना, आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ स्टैक ऑफ बॉक्सेस placed one upon each other, है ना. ऐसा ही है हमारा शरीर. सो उससे फायदा क्या होता है? इफ यू हैविंग अ गुड पोस्चर, इट हेल्प्स योर मसल्स टू बी अनलोडेड एंड रिलैक्स्ड.
मसल्स पे ज्यादा कार्य करना नहीं पड़ेगा, मतलब कम एनर्जी का प्रयोग करें. If you have good posture, it improves your respiratory and circulatory efficiency. So, good posture means your ribs are in proper position. Okay, अगर मैं slouch बैठा हूं, my lungs won't be working efficiently. If I'm sitting in straight way, maintaining good posture, that means my internal organs, my ribs, everything is in proper place and doing work properly. ठीक है, आप रेस्पिरेशन अच्छे से हो रहा है, सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है. अगर आप अच्छे पोस्चर में हो, इट प्रिवेंट्स अननेसेसरी स्ट्रेन एंड fatigue I have already discussed, because if you have good posture you will use only optimum energy, minimum energy उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए. ज्यादा एनर्जी अगर आप यूज करते रहोगे आप जल्दी थक जाओगे. सो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, it is in context of sports also. I will give you one or two examples when I finish this facts. So मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया. दैट मीन्स योर वाइटल ऑर्गन्स, इफ यू हैव गुड पोस्चर, योर वाइटल ऑर्गन्स आर इन राइट पोजीशन एंड फंक्शन एट पीक एफिशिएंसी. महत्वपूर्ण अंग जो है आपके सही स्थिति में है और चरम क्षमता में कार्य करते हैं. ठीक है, अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है, सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा है, अलाइनमेंट भी प्रॉपर है, दैट may also contribute to the proper functioning of the nervous system. और नर्वस सिस्टम सही है, पोस्टर सही है, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या है? इट विल हेल्प यू मेंटेन अ साउंड मेंटल स्टेट. आपके जो मेंटल स्टेट है, आपके इंप्रूवमेंट में सहायता, मानसिक स्थिति में सुधार आता है. ठीक है. So this is just one of the examples की, जैसे कि approximate metabolic cost of various types of postures are given in this table. You can see that lying, sitting, standing in a tension position, standing in a relaxed position. So how much energy you are consuming, how much percentage it is greater than the lying position. You can see the standing in attention position. Attention means you are now in attention position. That means you are working on your muscles also. है ना. स्टैंडिंग इन रिलैक्स्ड इरेक्ट पोजीशन. दैट सो उसमें और इसमें भी फर्क है. देखिए 10%, 14% आप ज्यादा कैलोरीज पर मिनट का उपयोग कर रहे हैं एज कंपेयर टू द लाइन लेटे हुए. देन इसमें वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एम्फसाइज. टू मेंटेन अ गुड पोस्चर you have to have a good kinesthetic sense. That means awareness of one's body's position. ठीक है, जो आपके रिसेप्टर्स हैं, जो आपके जॉइंट्स में रहते हैं, जन आपके सेंसरी हैं, जन जो आपका विजुअल फीडबैक है, जो आपका इंफॉर्मेशन, जो आपके जो जैसे मैंने बताया जॉइंट्स और मसल्स में जो आपको ये काइनेस्थेटिक सेंस मेंटेन करने में सहायता प्रदान करते हैं. इस इंफॉर्मेशन को कैसे लेके एक अंदाजा रहता है ना, जैसे आप कोई गड्ढा भी आ जाता है, यू हैव अ सेंस लाइक मेरे को कितना जंप कराना है, मेरा बॉडी पोजीशन किस पोजीशन में है, मेरा नी जॉइंट किस, ये आपको सबकॉन्शियसली पता होता है, आपकी बॉडी को पता होता है, यू ऑलरेडी नो दैट. ओके, सो ये होना बहुत जरूरी है. देन दीज आर डिफॉर्मिटीज. ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल इरेक्ट पोजीशन. ठीक है, वर्टिकल कॉलम की मैं बात कर रहा हूं. देन इफ योर thoracic curve increases, that is known as kyphosis. ठीक है, hunchback भी कहा जाता है इसे. Then if your lumbar curvature on the anterior side, convexity increases, है ना, concavity increases, convexity, है ना, तो ये अगर इंक्रीज हो जाता है, कर्व इंक्रीज हो जाता है, then lordosis, lumbar curvature, lumbar, है ना, इसमें भी आपके पोस्टर में फर्क पड़ेगा. Then if you look, अगर आप एंटीरियर सर्फेस से देखें ना वर्टिकल कॉलम, फ्रॉम द एंटीरियर और पोस्टीरियर, फ्रंटल और back portion, then you will see the vertical column will be visible like a straight line. Okay, यहाँ पे कहानी डिफरेंट हो जाती है जब vertical column straight line में होना चाहिए, but from the posterior and anterior side, but there is a kink, there is a bend, that is known as scoliosis. That will again affect your posture, muscle activity. Okay,
So I will not go that much into the details. Okay, then you have normal. I'm just giving you certain examples. Bolex, knock knee, when your knee is coming inwards, is also how posture is affected. Okay. So what are the factors affecting your posture? What are the factors affecting posture? आपके posture में जो कौन कौन सी जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, जो आपके अच्छे पोस्चर को अफेक्ट कर सकते हैं. हाउ इट अफेक्ट्स योर गुड पोस्चर. नाउ यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस. ठीक है. सो दीज आर सिंपल पॉइंट्स. ये ऐसा नहीं है एग्जाम में एक पॉइंट लिख के छोड़ देना. यू हैव टू एक्सपैंड दिस. ओके. सो आई विल बी एक्सपैंडिंग वन बाय वन. व्हाट आर द फैक्टर्स एंड यू कैन ऐड अपॉन जो आपके दिमाग में भी आता है. द फर्स्ट फैक्टर इज इंजरी. सपोज यू गेट एन इंजरी. अगर नी में इंजरी हो जाता है, बैक में इंजरी हो जाता है ना, ACL, PCL, बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया, देन इट विल नेचुरली अफेक्ट योर पोस्चर. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट योर पोस्चर. देन डिजीज. सपोज किसी को हड्डियों की बीमारी हो जाती है, रिकेट्स हो जाता है, या कोई और बीमारी हो जाती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर, obviously it will affect your posture. Then third point is habit. Habit, जैसे जिस तरह से मैं बैठा हूं, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, अगर मैं यही पोजीशन, अगर मैं सपोज ऐसे बैठ के बात कर रहा हूं, यही मेरा हैबिट, ये मेरी आदत बन गई, इट विल अफेक्ट. ओके. देन वीकनेस आपकी शरीर से. आई विल जस्ट डिस्कस मसल वीकनेस यहाँ पे. आई विल हमने ग्लूटियस मीडियस का एग्जांपल किया था, रिमेंबर. इसी प्रकार ग्लूटियस मैक्सिमस, क्वाड्रिसेप अगर वीक हो जाए आपके चलने फिरने में, यानी इट विल अफेक्ट योर गेट. ओके. देन मेंटल एटीट्यूड. आपकी मानसिक स्थिति कैसी है? आप कॉन्फिडेंट हो? इफ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ यू आर लूजिंग, then your posture will be different. If you're winning, then your posture will be very good. आपकी मानसिक स्थिति अगर अच्छी है, आपका पोस्चर अच्छा रहेगा. that will also contribute. अगर मानसिक स्थिति डल है, यानी आप लाइक आप बहुत ही लाइक जैसे उदास हैं कुछ हो, then your shoulders will drop. आपका पोस्चर भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा. then heredity. now here heredity means like जो आप generation to generation, which are maybe some structural or bone misalignments which are passed on generation to generation. For example, hip alignment, hip joint alignment. There are certain angles. Okay. So there are certain angles, for example, which is made by the femur and the head of the femur, है ना, उसके बीच में जो एंगल रहता है, ये ट्विस्ट हो जाता है. Then regarding shoulder, maybe some heredity factors will be there. Then improper clothing, जैसे आपने टाइट कपड़े पहन लिए, that will affect your sports movement also, that will lead to injury also. So sports में specific आपके attires होते हैं, apparels होते हैं, specifically design भी किए जाते हैं. It is a design according to your sports also, how to maintain, that will help in maintaining the posture also, है ना. So improper हो गया, so that will also affect your movement and affect your posture. Okay, so yeah, these are the factors affecting your postures. And remember, ये जो भी factors हैं, you can add one or two on your own also. ठीक है. Remember, मैं एक sports का example जिसमें देना चाहूँगा इधर. Just suppose this is from my experience only. So I'm talking about particularly about race walkers, है ना. Walkers होंगे, athletics के students होंगे इधर. So when you do race walking, how should your shoulders behave? Relax होने चाहिए, tight होने चाहिए, कैसे होना चाहिए? Nobody is answering. Okay, so suppose you're race walking, ठीक है. I'm just जो मैंने observe किया. Now your shoulders are moving smoothly. Okay. Now if I add unnecessary shoulder elevation,
क्या इससे आपकी एफिशिएंसी कम होगी? अननेसेसरी शोल्डर एलिवेशन व्हेन यू आर वॉकिंग, बिकॉज ऑफ, ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ मसल टाइटनेस. मसल टाइटनेस इज सम एरिया. इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर एफिशिएंसी, इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, बिकॉज एनर्जी जो है आप गलत जगह पे लगा रहे हो, मतलब कंजर्व नहीं हो रहा जितना एनर्जी आपको यूज करना चाहिए था. कुछ एनर्जी यहाँ पे भी जा रहा है लिफ्टिंग द, because again that is against the gravity. You're doing work against the gravity. That means you're using energy. Class. So you're using unnecessary energy to maintain that. So this is just one of the examples. So naturally, when we go to equilibrium part, kinesiological analysis, so one by one, in that context, we'll discuss one or two abnormalities uh, for different sports also. Okay, so and one more example I will give you. I will give you example of cricket. Okay, how it affects. जब मैं posture की बात करता हूँ, I'm also talking about dynamic posture. Suppose you're lifting your bat, है ना? You have to lift it in a proper way. V group should be there, है ना? But suppose मेरे muscle में weakness है, tennis elbow. Tennis elbow हो गया. I won't be lifting the bat in efficient way. That means वो O group की तरफ चला जाएगा. जो क्रिकेट के जो हैं स्टूडेंट्स वो समझ पाएंगे. मेरा ग्रिप चेंज हो जाएगा, मुझे मैं कॉम्पनसेट करूंगा. आई विल कॉम्पनसेट. सो दैट विल अगेन अफेक्ट माय परफॉर्मेंस until unless you are some other player like Steven Smith, है ना, जो आप काउंटर कर सके हमसे. So these are the factors affecting posture, and the perfect posture would be, already I have discussed, like head should be erect, floating on the spinal column, shoulder joints in line with the hip joint, shoulder level, shoulder blades depressed, knees soft, not locked. Okay, feet pointing in the forward direction. Already हमने diagram भी देख लिया है उसका, ठीक है. So kinesthetic sense also we have discussed. Now this is something ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है. Jandas upper cross syndrome and Jandas lower cross syndrome. ठीक है. Upper cross syndrome means if you look at this cross, I will discuss only one. आप बाकी आपके समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नेट में ढूंढिए, बहुत कुछ है इसके बारे में. दैट मीन्स ये जब आप क्रॉस बनाओगे, when you're making a cross, you will observe that this person is having a weak cervical flexors, weak rhomboid, tight pectoralis, tight upper trapezius. So मैं एक टाइट पेक्टोरलिस का एग्जांपल देना चाहूंगा. टाइट पेक्टोरलिस, जब तक पेक्टोरलिस मसल टाइट हो जाता है ना, देन दिस हैपेंस व्हेन आपके राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं ना, जैसे शोल्डर है ऐसा होना चाहिए बट ऐसे हो जाए. इस परिस्थिति में हो गया ना, पोस्चर खराब हो गया. देन इफ योर अपर लेवाटर स्कैपुलर ट्रेपेजियस आर टाइट, जब आप वेट भी उठा रहे हो ना, व्हेन यू आर लिफ्टिंग, ऑटोमेटिकली योर शोल्डर गर्डल एलिवेशन विल बी देयर. अगर आप नॉर्मल तरीके से उठा के रख रहे हो, या नॉर्मल तरीके से अगर मैंने एबडक्शन भी करना है, देन ऑटोमेटिकली आपका ये एक्शन आ जाता है. दैट इज नॉट गुड. ओके, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फॉरवर्ड सॉरी द टाइट हिप फ्लेक्सर्स, है ना, जब आप बैठे हो, ज्यादा देर बैठे हो. एंड नाउ ड्यू टू सर्टन, जैसे एक फैक्टर और भी ऐड कर सकते हो. This happens, this kind of thing happen to people like me also, जिन्होंने स्पेक्स डाला होता है ना. Now because जिसने स्पेक्स नहीं डाला होता है, जिसने, उसके लिए तो इजी है, he is standing there, उसको ऊपर देखना है. I will be using unnecessary energy. I'm just telling you one example of mine, है ना. अगर जिसने स्पेक्स नहीं डाला वो तो सीधा ऊपर देखेगा. मैं ऐसे देखूंगा, मेरा तो लाइन ऑफ व्यू ही चला जाएगा स्पेक्स से. My line of view will be away from the specs. So I will be leaving. So one more example I am telling you, like even if I play some sports, अगर मैं sports भी खेलूंगा, my dynamic posture will be different because I am playing with the specs. For example, if I am playing badminton, I play badminton. My dynamic posture will be different. I have to react differently.
है ना, because I'm not using contact lens, I'm using this. Okay, so ये आपके होमवर्क के लिए है, जांडास अपर क्रॉस सिंड्रोम एंड जांडास लोअर क्रॉस सिंड्रोम. ठीक है, ये आपका एक तरह से होमवर्क इन द सेंस यू सर्च अबाउट इट इन द इंटरनेट, इसके बारे में पढ़ो, देन विल डिस्कस समथिंग. Some students are raising their hand. So okay, any query we'll discuss in the discussion forum. That's it for today. ठीक है, आपका पोस्टर का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. Any queries we'll discuss in the discussion. Okay, thank you very much.